अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी और बायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स। यूपीएससी जीएस और स्टडी आईक्यू की वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नरेंद्र मोदी। वेलकम टू स्टडी आईक्यू आईएएस। मेरा नाम है आदेश सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, आज की कहानी जिस शख्सियत की है, उनका जीवन और व्यक्तित्व इन पंक्तियों में एकदम सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पंक्तियां उन्हीं के जीवन को बयां कर रही हूं। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरे सफर की है। यह कहानी घोर संघर्ष के आगे अटूट साहस की, अनपैरेलल्ड विक्ट्री की है। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है कि आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी जितनी फेमस है, इनका पॉलिटिकल करियर उससे कई गुना ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो भी इनको नजरअंदाज नहीं कर पाते। तो आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफर उनको दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट लीडर्स की पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति की सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी के रोमांचक सफर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर साल 1950। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में एक पुअर फैमिली में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। वो बड़े शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको थिएटर और स्पोर्ट्स में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का एक बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए, लेकिन मां के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई कई साल पुराने न्यूज़पेपर मांगकर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। इस दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस वॉर में भारत की हार ने मोदी जी को झकझोर दिया।
इसके चलते उनका देश के लिए प्रेम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। इसी के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कद काठी एनसीसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए, तब उन सब में उन्होंने बाजी मार ली। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ सुथरे कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वो बहुत महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वो जो भी पहनते वो एकदम साफ सुथरा होता था। ये उनकी पर्सनैलिटी में आज भी साफ झलकता है। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी यशोदाबेन चमन लाल के साथ शादी कर दी गई। इस बीच उन्होंने देश के जवानों की भी खूब सेवा की। 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वो वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन्स में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा विचारशील होते गए। वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताने लगे। वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वो घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वो सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन वहां उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहां के लोगों ने उनको समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वो गुजरात की ओर गए। 1969 के आसपास वो वडनगर में एक बार फिर वापस आए। उनके जाने की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि ये इमोशंस उनको कमजोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वो सीधा अहमदाबाद गए। यहां उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना लगा रहता था। वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंट्री इनटू आरएसएस। दोस्तों, जब वकील साहब की नजर नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें बहुत सी खूबियां नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर्स में मोदी जी के रहने के सभी अरेंजमेंट्स करा दिए। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहां उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। आरएसएस में भी वो दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, ये सब उन्हीं के जिम्मे था। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना यूथ ज्यादातर वकील साहब के साथ ही बिताया। उन्होंने काफी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर, 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका ओहदा
पहले से कई गुना बढ़ गया। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वो कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत गहराई से डिस्कस किया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन भी खत्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनके कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बेहद करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। खैर, कुल मिलाकर मोदी जी जहां भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपने इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शंस में मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। अपने इस कंट्रीब्यूशन के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनकी काबिलियत की बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेजी से कामयाबी हासिल हुई। एंट्री इन पॉलिटिक्स। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की जिंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो थे केवल मोदी जी। इसी दौरान गुजरात में एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा राइट्स की। यह पीएम मोदी के पॉलिटिकल जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ रहा। ऑपोजिशन ने इन राइट्स को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उन्हें और उनकी पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, उसकी एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बूस्ट किया। हालांकि गुजरात हमेशा से इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स में से एक रहा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस स्टेट के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय देश के बाकी सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा था। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भी तब्दील कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वो केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रांग लीडर के रूप में सामने आए। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इन इलेक्शंस में उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हाथ लगी। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का सफर लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति एक अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनके दुख और दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करनी शुरू की, उनका परिवार सत्ता के गलियारे से हमेशा दूर रहा है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ उनके देशवासियों का है, और अपने देश के सिटीजन्स के साथ उनका यह अटूट कनेक्शन आज उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। ये नरेंद्र मोदी पर लोगों का संपूर्ण विश्वास ही है जिसकी वजह से
2014 और फिर 2019 में देश की जनता ने उन्हें वोट्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मत देकर विजयी बनाया है। अगर हम उनके 8 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक्स, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और देश के लिए ऐसे कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जिनके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी ने हमेशा खुद को एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर लीडर की तरह ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और केवल इंडिया ही नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मोदी जी के साथ एक ऐसी इक्वेशन शेयर करते हैं जो शायद ही इंडिया के किसी और पीएम के साथ शेयर की गई। जब भी वो किसी देश में किसी बड़े इवेंट के लिए जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट और लोगों के बीच उनको लेकर जो क्रेज देखने को मिलता है वो उनके इसी यूनिक चार्म का जीता जागता उदाहरण है। पीएम मोदी ने इंडिया के डोमेस्टिक फाउंडेशंस को मजबूत कर ग्लोबल स्टेज पर उसको एक इमर्जिंग सुपर पावर का दर्जा दिलाया है, जो आज हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी, ये थी उनकी ज़िंदगी पे एक लंबी कहानी और देखने लायक चीज़ें बहुत सारी होती हैं। और मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम इनकी हिस्ट्री जो देखी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, सुनते आए हैं काफ़ी अर्से से कि मोदी जी चाय बेचते थे और उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप जो पहले एक वीडियो की है अननोन फैक्टर, याद नहीं होगी आपको, लेकिन की है हमने। और उसमें भी ये इन्होंने सारा फैमिली का बताया था, लेकिन ये इतनी डिटेल ये बताई गई है, इतनी डिटेल नहीं थी। वो दूसरी सारी फैमिली के हिसाब से डिटेल, फैमिली मेंबर क्या करते हैं, अभी भी क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। वालदा का उन्होंने बताया, वो जो डेथ हुई थी तो उसको वो बीच में वो भी बयान आया था कि ये इन्होंने कहा था कि मेरी वालदा जब दूसरों के घरों में काम करती तो मुझे दुख होता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली वीडियो की थी हमने। सॉरी अबाउट दैट, मैं भूल गया था। लेकिन ये है कि ये उन्होंने डिटेलिंग दी है, जो डीपली बातें थी कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये ज्यादा सियासत पे थी, वो ज्यादा फैमिली पे थी। ये सियासत तो ये उन्होंने बीच में रखा है। लेकिन ये है कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बंदे की पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं कि बंदा किस तरफ जा रहा है। और देखिए, जब इन नॉर्मल वे मैं अगर अपनी बात करूं या इन भाइयों की बात करूं, तो अगर जब तक ये ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करेंगे ना, तो कोई आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई आपको जानना नहीं चाहेगा। बचपन में क्या करते रहे हैं, कहाँ खाते रहे हैं, कहाँ पीते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, किसी को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अब जब आप मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते हैं या ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आप मतलब जैसे मोदी साहब हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ इंडिया जा रहा है अभी नाउ टाइम, वो तो देखने लायक है, पूरी दुनिया देख रही है, तो वो मोदी जी की वजह से है। तो मैं कहूँगा इनको भी क्रेडिट जाता है, और इनके पीछे जितने भी इक़्तिदार में लोग आए हैं उनका भी श्रेय है, उनका भी हाथ है इस चीज़ में। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बिल्ड की है, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। लेकिन यह है कि इन्होंने जब से होल्ड किया तो मेरे हाल में वो अगर 10% थी तो 20% हो गई है। तो इनका श्रेय जो है वो ज़्यादा एक अकेले बंदे का। तो एक वो कहते हैं ना, पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट, फैन फॉलोइंग भी होती है, और वो बंदा लेके एक आपके काम बोलते हैं, काम बिल्कुल। और जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और जिस मुश्किल ज़िंदगी से वो गुजरे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लोएस्ट गरीबी से उठ गए, वही लोएस्ट कह लें कि बिल्कुल उन्होंने वो वक्त देखा है जो मेरे हाल में इंडिया अक्सर लोगों ने देखा हो। यहाँ पे कोई गरीब ऐसे उठ गया कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? कभी भी नहीं। हालांकि बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो गरीबी से उठ के आए हैं, अपना नाम कमाया है, लेकिन ऊपर लेवल तक कोई भी नहीं आने देता उनको, वो वाले मगरमच्छ नहीं आने देते। लेकिन इंडिया में ये साबित हो चुका कि आ सकता है बंदा, एक किस्म का वो दूसरों के लिए जो है ना एक रोल मॉडल भी बन गए हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात है। और मैं कहूँगा इम्पैक्ट जो है वो स्टार्टिंग से पड़ा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। मैं अपनी बात करूँ, मैं पर्सनल, तो मेरे ख्याल में मुझे सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो स्टार्टिंग से वो चीज़ जो है वो दर्शारी होती है। और बंदे ने कोशिश की है, जैसे अभी इनका मैंने सुना तो मिलती जुलती स्टोरी मुझे लग रही थी, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। वो कैटेगरी होती, वो भी इंडियन स्टार हैं, MS धोनी, तो क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड है वो भी। लेकिन उन्होंने भी देख ले रेलवे पे टिकट बेचते रहे, तो मुश्किल काम था। वो किस तरह उन्होंने सर्वाइव किया, वो अपना वो काम भी करते थे
और वो मूवी मैंने देखा, पूरी डिटेल उसकी उन्होंने बताई है। और लेकिन देखें, स्ट्रगल करता है बंदा, कोशिश करता है, और वो किस्मत आपको लेके जाती है। वो जैसे रिजेक्ट हुए, अगर वो फौज में हो जाते तो मेरे ख्याल में इस सोचे पे उन्हें आना नहीं था। वो इंडिया ने फिर अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, जैसे मैं सोच रहा था कि फिर इंडिया ने वैसे तरक्की नहीं करनी थी, फिर मोदी जी का नाम नहीं होना था, कोई जानता ना होता, और अगर फौज में चले जाते चले जाते में ना तो आते ये एक और पहलू भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक होती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शुएब अख्तर, वो रेडियो पे खड़े होकर, ढाबे जो लगे, ढाबे से छोटे वो रेडी लगी होती है, उस पर खड़े होकर तो वो जूस वाले को कहते थे, तू मुझे अगर जूस पिलाएगा ना आज, तो कल को देखना यार, मैं तुझे याद रखूंगा, स्टार बन जाऊंगा, तो मैं तेरी रेडी पे आया करूंगा, तेरी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तेरी हेल्प आउट करूंगा। तो उसे क्या पता था, कभी कभी वो कहता है कि वो उसने जग भर के देना होता था, वो कहता था यार आज मेरे पास नहीं है, जा दिमाग नहीं खा मेरा, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह का वक्त उन्होंने काटा है, तो वो चीज़ें जो है वो पीछे याद रहती हैं। तो वो बंदे को वो स्ट्रगल जो है ना, वो जो है आगे जाके मदद करती है वो शोबे में, वो उन्होंने वक्त देखा हुआ है। तो इसीलिए वो जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास बंदे हैं ना, वो हर इंडियन को जो है वो उस हिसाब से देखते हैं कि यार मैं इस दौर से गुजरा हूँ, ये ना गुजरे, ठीक है, या ये गुजर रहा है तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, उस बंदे को बेहतर पता है, क्योंकि उसके ऊपर वो गुजर चुकी है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो रूट्स को जानते हैं अपनी को, कि कहाँ से उठ के आए हैं, क्या करना है। इसीलिए इस बंदे का माइंड जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी कुछ चीज़ों से लोगों को इतलाफ होगा, वो हर बंदे के साथ होता है, ठीक है। कोई आपका फेवरेट भी है, जैसे मेरा कोई भी फेवरेट है, तो बीच में अगर नेगेटिव पॉइंट होंगे मैं उनको क्रिटिसाइज करूँगा कि यार इस चीज़ पे ये इन नेगेटिव वे चल रहा है, ये चीज़ इसकी ठीक नहीं है। तो हो सकता है वो मेरे नज़रिए से गलत हो, उसके नज़रिए से ठीक हो। बहरहाल ये है कि इन्होंने हिस्ट्री बताई, और अभी मेरे ख्याल में इनको लेजेंड कहना जो है वो भी इनके ओहदे के हिसाब से ठीक नहीं है, उससे ऊपर वर्ड होना चाहिए। तो ज़बरदस्त यार, इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं, फ़ख्र की बात है सबके लिए। और अभी हिस्ट्री जानना ज़रूरी थी, और एक और पहले वीडियो की थी और उसके बाद अब वीडियो की है, तो एक उन्होंने और चीज़ मेंशन की है जो पाकिस्तान में बहुत घटिया निज़ाम चल रहा है, वो यहाँ पे होता है, और वो इनमें नज़र नहीं आया मुझे। वो मुझे बहुत पॉइंट जो है वो पॉजिटिव लगा, मुझे अच्छा लगा कि उन फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और वो होना भी नहीं चाह रहे, वो करना भी नहीं चाह रहे, हाँ करना भी नहीं चाह रहे। वो कहते हैं वो जिस हिसाब से रह रहे हैं उस हिसाब से इन फैसिलिटीज दूर, अगर मैंने इनको देनी है तो वो फिर मेरे ख्याल में उनके जहन में होगा कि पूरे इंडिया को क्यों ना दी जाए। मेरे ख्याल में अभी उन्होंने दी है, और वो कर सकते हैं, अगर लेके आना चाहें, अपनी फैमिली को आगे लेके आना चाहें, उनको कोई सपोर्ट देना चाहें, वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो कहते हैं कि अपने बलबूते पे, अपने दम पे करेंगे, उनमें अगर वो सलाहियत मौजूद है तो दूसरों के साथ ज्यादती ना हो। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, हिस्ट्री जान के मज़ा आया यार, ज़बरदस्त। बिल्कुल जी। बाकी पहली बार मैंने तो मोदी सर की जो है ना वीडियो ऐसी देखी हिस्ट्री पे इनके, तो इससे पहले मैंने नहीं देखी। तो बाकी ये बात करनी थी कि इसमें ख़ास बात मुझे जो लगी कि सुना तो था पहले कि ये मतलब लो क्लास फैमिली से आए हैं, तो यार जो आदमी इतनी गुर्बत से निकल के आए ना, तो वो अपने घर का निज़ाम उसको पता होता है कितनी मुश्किल से हमने गुजारा है। और अगर मैं इस जगह पे पहुंच जाऊं तो मुझे इन लोगों को जो है ना इतना एजुकेट करना है, या अपने मुल्क को इतना आगे तक लेके जाना है कि हर आदमी के जो है ना ख्वाब होते हैं, हर आदमी को चाहता है कि मेरी ज़िंदगी बदले। तो इन्होंने अपने मुल्क को उस रास्ते पे गामजन कर दिया है। तो क्या ये जज्बे होते हैं, इनमें ये जज्बा था कि मैं ये करूँगा। तो उन्होंने अपने वो डिस्ट्रिक्ट पे पहले किया, तो उस पर उन्होंने उसकी मतलब ग्रोथ अच्छी हुई, तो इनमें लोगों ने जज्बा देखा। तो इनकी जो है ना मतलब इस कदर इनमें थी कि लोगों ने इनमें वो अंदर देखा कि इस आदमी के अंदर है, ये चला सकता है कुछ। तो लोगों ने देखो, जैसे वकील सर का कुछ बोला इन्होंने, कि उन्होंने इसमें देखा, फिर इनको मशवरा दिया कि अपनी तालीम मुकम्मल करो। फिर ऐसे लोगों में नज़र आता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में आप तारीख पढ़ते होंगे तो देखेंगे कुछ लोगों में पहले वो नज़र आता है कि ये आदमी ये कुछ करेगा। तो इनमें देखा गया, तो वाकई इन्होंने इनमें जो सलाहियत थी तो उनको इस्तेमाल किया गया। तो देखो आज आपकी बात काट रहा हूँ, वो एक पाकिस्तानी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, बड़े एक्टर हैं पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहा था, ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप में को टैलेंट था, लेकिन वो कहते हैं जो बंदा आपको मिलता है ना उस टाइम, वो बंदा एक्सपीरियंस में होता है, वो पहचान लेता है आप में कि यार इस बंदे में ये सलाहियत है, वो आपको गाइड कर देता है। होता लक बाय चांस ही है, लेकिन यह है कि वो आपको सही राह पे गाइड कर देता है कि यार आपने सलाहियत ये इस साइड पे जाओ। बिल्कुल जी, इनमें सलाहियत थी।
और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि जैसे मैं अभी मिसाल नहीं देना चाहता, फिर भी जैसे पाकिस्तान में कोई काम करना चाहे ना है तो मैं अपने मुल्क का बता सकता हूँ कि वो उसको रोका जाता है यहाँ। तो इंडिया में ये बहुत बड़ी बात थी कि मोदी सर करना चाहते थे, किसी ने रोका नहीं। तो देखो अजीब रुकावटें बहुत आई हैं, ऐसी बात नहीं है, रुकावटें बहुत आई हैं। हो सकता है आई हो, पर मेरे को नहीं लगा। पता देखो है ना वो जो दंगे हुए थे, अच्छा अच्छा, हाँ ये वो बीच में जिक्र भी हुआ है, हाँ ये हुआ है केस बाकी। भी चला था, फिर क्लीन चिट मिली, तो वो बाकी रुकावटें बड़ी नहीं है बीच में। हो सकता है फिर रुकावटें आई हो, तो पर बड़ी बात है जो है उन्होंने बताई हाँ, है। बहुत बड़ी इस बात है तरह- जी, फिर भी अचीव कर लिया तो वाकई इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है। तो वीडियो देख के, इनकी हिस्ट्री देख के अच्छा लगा बिल्कुल। सही, ये वाकई सही है यार, ये सही ना किया कर, सही है, मैं तो गल वो अलग कर- बात है। ये इसका तकिया कलाम है, सही है सही है। सही है। सही है। बहरहाल जी वाकई वीडियो सही है और बहुत अच्छी इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और पूरी डिटेल दी है। और ये सियासत में आने का जो जितना भी है ना, ये जितना भी प्रोसीजर था वो सारा इन्होंने बताया। पहले हमने जो किया था उसमें जो है वो ज़्यादा फैमिली के रिलेटेड था, तो वो मतलब उसमें भी हमने देखा और इसमें भी देखा कि एक गरीब ख़ानदान से उठ के एक लड़का जो है वो आज इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया है। तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे ही कोई गरीब उठ के आए तो उसको कभी भी ऊपर नहीं आने दिया जाएगा और ना कोई आ सके आज तक। और किसी भी कैटेगरी यहाँ में। पे जो है वो जो समझ लें कि एलीट क्लास वाले होते हैं ना, वही इक़्तिदार में आते हैं और वही मुल्क को चलाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम बहुत गरीब थे, हमारा ख़ानदान गरीब था। आप समझ ही होंगे किसी के बारे में कह रहा हूँ मैं। कोई गरीब नहीं था, वो पहले से ही अमीर था ऊपर से शरीफ और भी। ज़्यादा अमीर हो गए हैं अब तो। लेकिन ये है कि यहाँ पे किसी गरीब को ऊपर नहीं, कोई मेहनत करके आए ना थोड़ा बहुत ऊपर, तो उसको भी दबा दिया जाता है। मेहनत यहाँ पे चलती नहीं और फिर यहाँ पे लोग मेहनत करते भी नहीं है इस वजह से। और पैसा चलता है। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे फिर लोग मेहनत भी नहीं करते कि यहाँ पे मेहनत का कुछ फल तो मिलना नहीं है। जो मेहनत करते हैं वो बाहर किसी मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ पे अपने रोल अदा कर रहे हैं और मुल्क, वहाँ के मुल्क की वो तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। वो यहीं पे डाल तो सकते अगर हैं। यहाँ पे जो है वो मेहनत की कदर होती ना, तो यकीन करें वही यहाँ पे होते और यहाँ पे रह के जो है वो मुल्क ऊपर लेके जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान डूब भी इसी वजह से ही रहा है। और लेकिन ये है कि इंडिया में वो कैसे ऊपर आए, कैसे उन्होंने सियासत में आए, कैसे आरएसएस में आए, आरएसएस से फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से गुजरात के सीएम बने और उसके बाद जो है पूरे मुल्क के। तो ये सारा इन्होंने जो बताया है पूरी डिटेल से बताया और वकील साहब का भी इन्होंने कहा कि बहुत रोल है इनको, इनकी शख्सियत को निखारने के लिए। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो बड़ी अच्छी थी और ये चीज़ें देख के ना मुझे अच्छा भी लगता है कि इंडिया का प्रधानमंत्री जो है वो अपने बलबूते पे आया, अपनी मेहनत पे आया, हाँ, ये बड़ी अपनी बात। कोशिश करके आया है, किसी वो के ये कंधों बड़ी पे चढ़ के नहीं आया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंडिया में ऐसे लोग जब ऊपर आएंगे तो नीचे वाले लोगों को जो है ना वो एक समझे कि एक राह नज़र आ जाती है कि अगर उनको भी मेहनत का फल मिला तो हमें भी मिलेगा। वहाँ पे फिर लोग मेहनत करेंगे, हम भी ऊपर आएँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इंडिया वाकई इसी वजह से तरक्की कर रहा है। और क्योंकि मेहनती लोग जो है ऊपर आ रहे हैं, तो मेहनती लोग जब ऊपर आएंगे तो इंडिया भी तरक्की करेगा। और वेल डन। और बाकी अच्छा लगा वीडियो देखे, एंजॉय किया, मज़ा भी आया जी। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दिया करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें और इनके माध्यम से प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।